तो फंडामेंटल इज अ important biological process by which green plants manufacture their own food, जिसकी हेल्प से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ तक तो पता ही होगा। यस। उसके बाद किसका किसका यूज करके, यूजिंग सनलाइट प्लांट कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। सनलाइट का यूज करके प्लांट्स वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, प्लांट्स कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज विच प्रोवाइड देम एनर्जी। अब देखो, प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, जो कि एक फंडामेंटल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है ग्रीन प्लांट्स के लिए, कि वो अपना खाना खुद से बना रहे हैं। ठीक। किसका यूज करके, सनलाइट का यूज करके प्लांट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को, सनलाइट का यूज करके प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और ग्लूकोज से उन्हें एनर्जी मिलती है, which provide them with energy. This process takes place primarily in leaves. अब ये प्रोसेस लीव्स में होता है। लीव्स आर ऑल्सो नोन एज द प्लांट्स ऑफ किचन। लीव्स को हम लोग प्लांट्स का किचन भी कहते हैं। ठीक है। लीव्स आर नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, किचन ऑफ प्लांट्स या फिर फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, विच कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। अब लीव्स में क्या होता है, हमने बताया था ना, हम जब सेल पढ़ा रहे थे तो हमने ये चीज बताई थी कि लीव्स को ग्रीन कलर कैसे मिल रहा है। कौन सा सेल ऑर्गेनेल है ऐसा प्लांट सेल में जिसकी हेल्प से लीफ को ग्रीन पिगमेंट मिल रहा है, बताओ। मैम क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, और वो प्लांट सेल में है, इसीलिए लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड हो रहा है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ वाइटल बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ऑक्सीजन रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट इस रिएक्शन में। ठीक है, इतना समझ में आया। यस। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है ये समझ में आया। यस। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, केमिकल एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टू शुगर। मतलब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या करता है, सन की एनर्जी को ट्रैप करता है, लेता है, अब्सॉर्ब करता है। क्लोरोप्लास्ट एब्सॉर्ब द लाइट एनर्जी और द सनलाइट। ठीक है। वाटर कहाँ से मिला, हम जो हमने रूट्स पढ़ा, रूट्स जो होती हैं, रूट्स है ये, यहाँ से अब वाटर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ। ठीक है, जो ये स्ट्रोक होते हैं लीव्स में, ये वाले, यहाँ से क्या होता है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे लीव्स होती है ना, तो ये हमारी स्टेम हो गई, फिर ये स्ट्रोक हो गया, फिर यहाँ पे लीफ बनी हुई है। तो यहाँ से क्या हुआ, वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ, मतलब वाटर लीफ में एंटर हुआ। देन थर्ड प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई, जो पोर्स हैं, जो स्टोमेटा मैंने बताए थे कि लीव्स हैव स्टोमेटा, वहां से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में एंटर हुई। ठीक। और ये जो मिडरिब होती है, यहाँ से क्या होती है, शुगर रिलीज होती है, लीव होती है। ठीक। अब यहाँ जो लीफ के मिडिल पार्ट दिखाया हुआ है, यहाँ इनकी जो वेन्स है वहां दिखाया हुआ है जाइलम एंड फ्लोएम। देखो, जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है। Sure. मैम जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम द हम्म। roots to other parts of the plant, यस। and phloem transports food produced by न्यूट्रिश the leaf to other न्यूट्रिशन parts of the फूड, ओके गुड। ठीक है। तो जाइलम का क्या काम है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का क्या काम है, न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। स्टोमेटा जब कोई चीज
स्टोमेटा तब बोलते हैं जब वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और स्ट्रोमा तब बोलते हैं जब वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? Yes. हम्म। दिस इमेज इज नॉट फॉर यू ऑल। ठीक, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पिगमेंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग लाइट एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के लिए फोटोसिंथेसिस के समय? बताओ। मैम क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, गुड। यार कैसे होगा इस क्लोरोफिल? What is the primary raw material required by plants for the process of photosynthesis? क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। मैम स्क्रीन ब्लर हो गया। ब्लर हो गई मैम बेटा, बड़ा बड़ा can तो you लिखा repeat है। the option? बताओ, Can you रक्षा बता रहे हो आंसर क्या होता है? क्वेश्चन समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मैम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। फोटोसिंथेसिस समझ में आया? द रोल ऑफ स्टोमेटा इन एक्सचेंजिंग गैसेस। क्या है ये? ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? यस। कोई डाउट? इससे बड़ा तो हो नहीं पाएगा। फैक्ट्री। क्या चीज? ये जो वर्ड लिखा है दैट के बाद डैट सेल के बाद करो। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? फर्स्ट लाइन में लीव दैट। फैसिलिटेट लिख रही हो क्या? इसका मीनिंग क्या है फैसिलिटेट का? FACI, फैसिलिटी इंस्ट्रूमेंटा टाइनी पोर्स फाउंडेशन। मतलब जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वाटर को एक्सचेंज करने के लिए, जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। मैम थिंग्स नीडेड टू डू एनी वर्क। क्या कह रहे हो? वो प्रोवाइड। क्या चीज? मैम कोई चीज चाहिए किसी काम को करने के लिए। हाँ ठीक है, गुड। तो द रोल ऑफ स्टोमेटा इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हमने बताया कि लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। अब स्टोमेटा का रोल क्या है गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए? तो स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के सरफेस पे, लीव्स के ऊपर, जो कि क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। दे अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर द लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस। जो स्टोमेटा होते हैं, मतलब वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ करते हैं कि वो लीव्स में एंटर हो जाए एंड अनेबल ऑक्सीजन टू एग्जिट, और ऑक्सीजन को बाहर निकलने में हेल्प करता है। मतलब स्टोमेटा ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ में जाने के लिए और ऑक्सीजन को बाहर आने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? स्टोमेटा हेल्प कर रहा है। ठीक है, यस। समझ आ रहा है? यस। ड्यूरिंग द डे दीज पोर्स ओपन टू लेट गैसेस पास। दिन के टाइम ये ओपन होते हैं। ड्यूरिंग द डे जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन होते हैं कि गैस पास हो, मतलब गैसियस एक्सचेंज हो सके, गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो सके। बट दे कैन क्लोज टू प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन।
बट ये क्लोज भी हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वाटर एक्सेसिव वाटर लॉस ना हो लीव्स का, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। दिस रेगुलेट इट क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द प्लांट्स इंटरनल बैलेंस। अब क्योंकि ये बीच बीच में क्लोज हो जाते हैं ताकि एक्सेसिव वाटर लॉस ना हो, तो ये क्या बैलेंस करता है, ये क्या रेगुलेशन है, क्या बैलेंस करता है, क्या मेंटेन करने में हेल्प करता है? प्लांट की इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, कि उसमें उतना उतना ही वाटर रहे जितना प्लांट को जरूरत है, ज्यादा वाटर लॉस ना हो जाए थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा लीव्स के सरफेस पे पाए जाते हैं, जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अलाउ करते हैं कि वो उनका गैसियस एक्सचेंज हो सके, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लीफ यूज कर सके और ऑक्सीजन को बाहर कर सके। ड्यूरिंग द डे दीज पोर्स ओपन टू लेट गैसेस पास। दिन में ये ओपन होते हैं ताकि गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो सके, लेकिन ये कभी कभी क्लोज भी हो जाते हैं जब ताकि इनमें एक्सेसिव वाटर लॉस ना हो ट्रांसपिरेशन के थ्रू। दिस रेगुलेशन इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द प्लांट्स इंटरनल बैलेंस। ये रेगुलेशन जरूरी है क्योंकि हमें प्लांट्स का इंटरनल बैलेंस, जो वाटर बैलेंस है, वो भी रखना है। ठीक, क्लियर है इतना? कोई डाउट? ठीक है, अब ये है स्टोमेटा का डायग्राम। ऐसे तो ये आप लोगों के कोर्स के हिसाब से जरूरी नहीं है, लेकिन देख लीजिए। ये जो सबसे नीचे होती हैं, ये होती हैं गार्ड सेल्स। ये गार्ड करती हैं। ये तो एक टीएस है। ठीक है, ये टीएस डायग्राम है। टीएस का मतलब बीच का डायग्राम। जब हम कोई चीज को बीच से काट दें तो वहां का डायग्राम है। एक टीएस होता है, एक एलएस होता है। ठीक, ये टीएस है, टीएस ऑफ स्ट्रोमेटा। याद है टीएस का। सबसे नीचे होती है गार्ड सेल्स। अगर स्टोमेटा प्यूरल फॉर्म में है तो हम लोग उन्हें स्टोमेटा बोलते हैं, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो वो स्ट्रोमा है। हाँ ठीक है। हाँ, मैम, ये बोल रहे थे कि स्टोमेटो को स्टोमेटा का स्टोमेटो को सिंगुलर में बोलेंगे तो स्टोमा बोलेंगे। क्या चीज? मैम, स्टोमेटा को स्टोमेटा को सिंगुलर में स्टोमेटा बोलेंगे तो बोलेंगे, स्टोमा बोलेंगे, क्योंकि ये प्यूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो इन्हें हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। लेकिन अगर स्टोमेटा सिंगुलर है, अगर हम एक स्टोमेटा की बात करें तो वो स्टोमा होंगे, अगर प्यूरल है तो स्टोमेटा होंगे। यूजुअली हम स्टोमेटा ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सनलाइट जा रही है, उसके बाद नीचे होती है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के बीच से ही जो ऑक्सीजन है या फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, और जो ऑक्सीजन है वो एग्जिट करती है। ठीक है, मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंटर plants through stomata that are tiny openings guarded by cells, गार्डेड बाय गार्ड सेल्स। कौन सी सेल्स? गार्ड सेल्स से जो गार्डेड होती हैं। मोस्ट स्टोमेटा आर फाउंड इन लीव्स ऑफ प्लांट्स। ज्यादातर स्टोमेटा प्लांट्स की लीफ में ही पाए जाते हैं, स्टेम्स में बहुत कम होते हैं। फिर उसके बाद आता है लोअर एपिडर्मिस। ये जो सेल्स बनी हुई हैं इन्हें हम स्पॉन्जी मीजोफिल बोलते हैं। फिर होती है पैरासाइट मीजोफिल, और फिर होती है अपर एपिडर्मिस। और सबसे ऊपर जहां पे सनलाइट पड़ रही है उसको हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर नहीं आएगा अभी नहीं आएगा, ये स्ट्रक्चर नाइन्थ में आएगा, ये जो बना हुआ है। अभी अभी इसको बनाने की जरूरत नहीं है। इवन नाइन्थ में भी नहीं आएगा, शायद 11th में आएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि स्टोमेटा का रोल क्या है गैसियस एक्सचेंज पे? यस मैम। प्रश्न समझ में आया? यस। कोई डाउट? नो। ये डायग्राम नहीं बनाना, ये नहीं आएगा।
यस सिर्फ मैम। उसके फंक्शन आएंगे, उसकी डेफिनेशन आएगी, अभी किसी भी सेल ऑर्गेनेल का डायग्राम नहीं आएगा। अब ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कुछ तो थोड़ा सा शायद बताया था मैंने, कुछ तुम लोग को याद है ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है? मैम यस मैम। बताओ। Autotrophic nutrition is the process in which um, a organism makes its own food and एंड हेट्रोट्रॉफिक consumes. न्यूट्रिशन? And heterotrophic nutrition is the process in which uh, an organism an organism वो प्लांट्स consumes other, ऑर्गेनिजम्स नहीं, यहाँ प्लांट्स की बात हो रही है, which ठीक है? does not make क्या चीज? which does not makes देयर their. ओन फूड, ठीक है। देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद से बना लेते हैं। कौन से प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अभी इसके पहले हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस ही पढ़ा था, ठीक है। प्लांट्स आर प्राइमरली ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स कॉमनली प्राइमरली क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स ही होते हैं। ज्यादातर प्लांट्स अपना खाना खुद से ही बनाते हैं। तो प्लांट्स आर प्राइमरली ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही बनाते हैं। सम प्लांट्स एग्जिबिट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन when they cannot produce enough food on their own। कुछ प्लांट्स हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं जब वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम लोगों को एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसमें हम लोगों को बताया हुआ है जो डिपेंडेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लिविंग, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब या तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेंगे या तो वो डेड ऑर्गेनिजम्स पे लेंगे, ठीक है। या तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट भी दिया है। अब बताओ, हेट्रोट्रॉफिक में हम लोगों को हेट्रोट्रॉफिक की डेफिनेशन ये बताई जा रही है कि सम प्लांट्स एग्जिबिट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन व्हेन दे कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ फूड ऑन देयर ओन, या फिर जब वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं। और फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि इंडिपेंडेंट है, ऐसा क्यों? ये चीज सही है क्यों दी हुई है बताओ? यहाँ पे सिम्बायोसिस जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका क्या मतलब होता है? Ma'am, symbiosis. हम्म, क्या होता है? मतलब ये ये सिम्बायोसिस का ये मतलब है कि जो ऐसे Ma'am, प्लांट्स हैं जो symbiosis अपना is the खाना खुद से relation. बना सकते हैं, उनकी हेल्प से ये प्लांट्स खाना बना लेते हैं। Ma'am, मतलब इनके आसपास कुछ हेट्रो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते होंगे जिनकी ma'am, हेल्प से ये खाना बना लेते होंगे, इसलिए इन्हें सिम्बायोसिस कहा जाता है। या कुछ प्लांट्स ऐसे, कुछ सिम्बायोसिस ऐसा भी होता है कि हमने किसी दूसरे प्लांट से कोई ऐसी चीज ले लिया जिसकी हमें जरूरत है, और हमने कुछ ऐसी चीज दे दिया जिसको उसकी जरूरत है। तो वहां पे ma'am, भी that was the सिम्बायोसिस difference. का यूज होता है जिसको हम लोग सिम्बायोटिक Ma'am, रिलेशनशिप कहते हैं, ma'am, ठीक can है। I tell the definition? यस। Symbiosis is a relationship between two organisms that benefits both of them. हाँ Plants that partner up with other organisms to share nutrients are called symbiotic plants. हाँ, एनिमल्स में भी ऐसा होता है Example, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एनिमल्स में भी होता है, लाइकेंस में भी होता है, lichens. ठीक है। होगा Ma'am, अभी। lichens. किस में बता रहे हो? Ma'am, lichens are the हाँ, example of symbiosis. यस, लीचेंस आर द एग्जाम्पल ऑफ। क्या होती है लीचेंस? Ma'am, it's an association of algae, fungus, and algae and fungus. ठीक है, ठीक है। लिटमस बनता है। हम लिचेन से लिटमस बनता है। क्या चीज? लिटमस लिटमस क्या कह रही हो लिचेन से रमशा? लिचेन से लिटमस बनता है। मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हम्म। तो सम प्लांट्स एग्जिबिट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन व्हेन दे कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ फूड ऑन देयर ओन, या फिर जब वो अपना खाना खुद से बना ही नहीं पाते हैं। या तो वो इतना नहीं बन, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इनफ फूड नहीं बना पाते हैं जितना उनको चाहिए, और कुछ हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स ऐसे भी होते हैं
जो पूरा ही खाना नहीं बना पाते हैं और दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे पेस्ट पैरासाइट्स है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, तो ये टोटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है। कुछ ऐसे होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट है, जैसे सैप्रोफाइट्स। ठीक है, पैरासिटिक प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल derive न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर होस्ट प्लांट, while insectivorous capture insects supplement their नाइट्रोजन नीड्स। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं, इनका नाम ही इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। तो इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है ना। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है। Understanding these modes help explain plants survival in diverse environment। अब एटोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स अलग अलग या डाइवर्स हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें सरवाइव कर जाते हैं। मतलब कुछ प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम जिन्हें कहेंगे, जहाँ पे प्लांट्स अपना खाना खुद से बना रहे हैं। अब हमारे इतना डाइवर्स नेचर है जहाँ पे प्लांट्स कभी कभी अपना खाना खुद से नहीं बना पाते, जैसे कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे वो या तो खाना बना ही नहीं पाएंगे, या अगर वो खाना बनाएंगे भी तो वो उनके लिए इनफ नहीं होगा। तो जो पैरासिटिक प्लांट्स है वो अपना खाना कहाँ से डिराइव करते हैं, ये जो पैरासाइट्स दिए हुए हैं पैरासिटिक प्लांट्स, ये अपना खाना होस्ट कोई दूसरा प्लांट होगा उससे डेराइव करेंगे, और जिससे वो डेराइव करेंगे, जिससे उन्हें खाना मिलेगा, जो भी अदर प्लांट होगा उनका, उसको हम लोग होस्ट प्लांट बोलते हैं। होस्ट प्लांट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसी से उनको खाना मिल रहा है। अगर हमसे किसी को कोई चीज मिल रही है तो मैं उसके लिए होस्ट हूं। ठीक है। While insectivorous plants capture insects to supplement their nitrogen needs। अब जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं। अंडरस्टैंडिंग देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हेल्प्स टू एक्सप्लेन द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। अब हम लोगों ने हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा, इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारी इंडिया में जो अलग अलग टाइप की डाइवर्स इन्वायरमेंट है उसमें भी प्लांट सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। Yes, कुछ yes, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे भी, ये तो फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसमें भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द प्रोसीजर ऑफ ये हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स की करेक्ट डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, the procedure of nutrition by means of which plants unable to produce food matter based upon other living host plants or dead decaying organic matter for nutrition is called heterotrophic mode of nutrition। These plants are called heterotrophic plants। ठीक है, देखो ये जो प्रोसीजर है न्यूट्रिशन का जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे बेस्ड होते हैं, या दूसरे होस्ट प्लांट्स पे बेस्ड होते हैं, या डेड ऑर्गेनिक मैटर पे बेस्ड उन पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उसको हम लोग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। और इन जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, जो प्लांट्स ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेते हैं, उन प्लांट्स को हम लोग हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों में सिर्फ इतना आएगा, मतलब हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स सिर्फ ये वाला फ्लो चार्ट आएगा। मतलब ये पैरासाइट का जो एग्जाम्पल कस्क्यूटा दिया हुआ है, और जो ये सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल एल्गी एंड फंगाई दिया हुआ है, ये सब नहीं आता है। ठीक है, समझ में आया हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या होती है। yes, ma'am. कोई डाउट, No, ma'am. ये पूछ सकता है वीनस फ्लाई ट्रैप, और वन मोर पिचर प्लांट, और एक ये होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट का ही एग्जाम्पल है वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट। ओके, ये कॉमन है, पर ये जो पैरासिटिक का एग्जाम्पल है कस्क्यूटा, ये बहुत कम आता है। ठीक है, इंसेक्टिवोरस का ही यूजुअली पूछता है। समझ में आया हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, इस स्लाइड में कोई डाउट, No. इस टॉपिक में कोई डाउट।
नो मैम। द रोल ऑफ मिनरल्स इन प्लांट ग्रोथ। अब अलग अलग मिनरल्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे जो मिनरल्स हैं इनका क्या रोल है प्लांट्स की ग्रोथ में, ये देखेंगे हम। विजिबल है तुम लोगों को? यस मैम। ठीक है। यस मैम। In addition to sunlight and water, plants required essential minerals, nutrients from the soil। ठीक है, लिखा हुआ है। देखो, हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि प्लांट्स को अलग अलग प्लांट्स को कुछ चीजें चाहिए essential। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ, ये गायब कैसे हो गया? पता नहीं यार, फिर से वापस नहीं आ, गायब हो गया। यहाँ गायब हो गया। हाँ, अंडों का ऑप्शन नहीं है क्या कहीं से? आ गया। फिर से गायब हो गया। पता नहीं खुद से कैसे हो गया था। अब हम लोगों ने ये देखा कि प्लांट्स को कुछ चीजें चाहिए होती हैं, जस्ट लाइक वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, अपना खाना खुद से बनाने के लिए और सर्वाइवल के लिए। इन सारी चीजों के अलावा भी प्लांट्स को कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए होता है रहने के लिए। कुछ ऐसे ऐसी कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं जो उनको सॉइल से चाहिए होते हैं सरवाइव करने के लिए, ठीक है? जैसे कि नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन बताया था ना कि प्लांट्स को कैसे मिलता है, उस हम लोग जिस फॉर्म में नाइट्रोजन हम लेते हैं, मतलब हमारे जो सराउंडिंग में नाइट लेते नहीं है, हमारे जो सराउंडिंग में जिस फॉर्म में नाइट्रोजन है उस फॉर्म में प्लांट्स डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। प्लांट्स नाइट्रोजन हमें लेते हैं सॉइल से कंज्यूम नाइट्रोजनस करते कंपाउंड के थ्रू। हैं मैम, सॉइल से कम कंज्यूम करते हैं। हाँ, लेकिन अब सॉइल से भी तो लेंगे, तो सॉइल थोड़ी जो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वो नाइट्रोजन डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है सॉइल। उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करा जाता है ठीक है? तो जब वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज किया जाता है, राइजोबियम करता है। ठीक है, राइजोबियम एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करता है। जब वो चेंज करता है उसके बाद प्लांट न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन लेते हैं। देखो, प्लांट्स तभी नाइट्रोजन मैम। ले पाएंगे जब राइजोबियम उनको नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करेगा। मैम। अदरवाइज हमारे जो सराउंडिंग में नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट है उसको डायरेक्टली प्लांट्स नहीं ले सकते हैं, मैम। सॉइल उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक मैम। है। हाँ। मैम, राइजोबियम और प्लांट्स सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक है क्या? एसोसिएशन। क्या? मैम, राइजोबियम प्लांट्स। उसका एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक का। यस। एग्जाम्पल होता है राइजोबियम। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आर एब्जॉर्ब थ्रू रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। बताया ना, नाइट्रोजन अपने जो अमाउंट जो जिस कंपाउंड में जैसे हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है वैसे नहीं एब्जॉर्ब हो पाती है, तो उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करना पड़ता है। कौन कौन से एलिमेंट्स या कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं सॉइल में रूट्स के थ्रू, और फिर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, स्टेम स्टेम करती है अलग अलग प्लांट्स के पार्ट्स में। ठीक है, देख लो, पोटेशियम का लिखा हुआ है सिंबल, फास्फोरस का लिखा हुआ है, नाइट्रोजन का। ठीक है।
These minerals are necessary for building proteins, supporting structural integrity and facilitating metabolism reactions. ये जो मिनरल्स होते हैं वो प्लांट्स को प्रोटीन बनाने में, उनकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को, मतलब उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, उनके स्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग करने में, उनके स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। मतलब ये जो मिनरल्स है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और ये मेटाबॉलिक रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। मेटाबॉलिक एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। मेटाबॉलिक में दो चीजें आती हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, जो कि हायर क्लासेस में पढ़ोगे। सॉइल हेल्थ इज देयरफॉर अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्टिविटी। देखो सॉइल की हेल्थ एक मेजर डिटर्मिनेंट है, एक बहुत जरूरी चीज है प्लांट की प्रोडक्टिविटी के लिए। अगर सॉइल की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, अगर सॉइल को ये तीन मिनरल्स नहीं मिलेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, तो सॉइल की हेल्थ नहीं अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो सॉइल की हेल्थ तभी अच्छी होगी जब प्लांट्स को ये थ्री मिनरल्स या न्यूट्रिएंट मिलेंगे। देखो अगर हमें न्यूट्रिएंट ना मिले, हम सारा का सारा लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें न्यूट्रिएंट ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं? वैसे जब तक प्लांट्स को न्यूट्रिएंट ही नहीं मिलेगा तब तक वो कैसे हेल्दी रह सकता है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। थक गई आज मैं, नहीं नजर नहीं लगानी चाहिए। हंसा देते हैं आप। रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब होता है, ठीक है। समझ में आया इतना? Yes, ma'am. रमशा समझ आ रहा है? Yes, ma'am. कोई आया? कोई आया? एक मिनट। हम्म। मिनरल्स का क्या रोल होता है प्लांट्स की ग्रोथ में, ये समझ में आ गया? Yes, ma'am. क्यों मिनरल्स जरूरी होते हैं? इसमें कोई डाउट? Yes, ma'am. रमशा समझ आ Yes, रहा no, है? ma'am. Yes, ma'am. अभी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन दे दिया, एक मिनट। कुछ तो दिया होगा, हाँ। हम्म। अब देखो हम लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ लिया कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे, फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस होगा तो वहां से उन्हें खाना मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, फिर वो सॉइल से भी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इतना न्यूट्रिशन में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आता है रेस्पिरेशन, ये सेकेंड लाइफ प्रोसेस है। सेकेंड मेजर लाइफ प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन। पहला स्टेप था हम लोगों का, पहला था न्यूट्रिशन, सेकेंड होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। सेल्यूलर तो एनिमल्स का होता है, ये प्लांट्स का है, थोड़ा बहुत पढ़ना है, पूरा आता नहीं है तुम लोगों में। अरे मैंने गायब किया था वो, एक सेल्यूलर वाली थी ना, तो वो प्लांट एनिमल्स के लिए होती है, ये प्लांट्स की है। अब देखो प्लांट्स में दो तरीके से रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं आता है, सिर्फ ये आता है कि एरोबिक का फॉर्मूला क्या होता है, एनारोबिक का फॉर्मूला क्या होता है। बाकी वो होता कैसे है, ये नाइन्थ का टॉपिक है। Respiration in plants. Unlike photosynthesis, plants respire is the process of breaking down glucose to release energy for cellular activities. प्लांट्स में रिस्पायरेशन होती है क्योंकि वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सके और उससे उन्हें एनर्जी मिल सके सेल्यूलर एक्टिविटीज के लिए। दिस प्रोसेस अकर कंटिन्यूअसली बोथ डे एंड नाइट। अब देखो जैसे वो लोग गैसियस एक्सचेंज, उनका स्टोमेटा उनका क्लोज हो गया था, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो,
नहीं होती थी, जब वाटर का एक्सेसिव लॉस होता था, ये सब स्टोमेटा का था। लेकिन रेस्पायरेशन में ऐसा नहीं है, रेस्पायरेशन पूरा दिन चलता रहता है, रेस्पायरेशन अलग चीज है। यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, वहां पे गैसियस एक्सचेंज हो रही थी। रेस्पायरेशन और गैसियस एक्सचेंज में बहुत फर्क होता है। वहां पे दो गैसेस चेंज हो रही थी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहा था तो ऑक्सीजन एग्जिट हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रही थी तो ऑक्सीजन एग्जिट कर रही थी। लेकिन रेस्पायरेशन में ऐसा नहीं होता, रेस्पायरेशन में जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है ताकि उनको एनर्जी मिल सके उनकी और सारी एक्टिव उनकी सेल्यूलर एक्टिविटीज के लिए, और सारी एक्टिविटीज के लिए। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है डे एंड नाइट दोनों में, सारे के सारे लिविंग पार्ट्स, लिविंग प्लांट सेल में, ठीक है। ड्यूरिंग रेस्पायरेशन प्लांट्स कंज्यूम ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। अब रेस्पायरेशन, ये प्रश्न, ये लाइन गलत लिखी हुई है कि सही लिखी हुई है? प्लांट्स कंज्यूम ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एसेंशियल द रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। मैम सही है। सही लिखी हुई है। रात में यही होता है, रात में हमें प्लांट्स के पास जाने के लिए क्यों मना किया जाता है? क्योंकि उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है। कोई ऐसा रिलीजन प्रोसेस नहीं है कि प्लांट्स के पास नहीं जाएंगे पाप पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है और वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। रात में ही ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस ज्यादा तेजी से होता है, ठीक है। तो प्लांट्स कंज्यूम, रात में वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जो कि एकदम रिवर्स है हमारी फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस दिन में हो रहा है क्योंकि तब सनलाइट है। अगर देखो, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता क्योंकि रात में सनलाइट नहीं होती है, रात में हमें सनलाइट नहीं मिल रही होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस से एकदम रिवर्स होता है और ये रात के टाइम पे ज्यादा इसका रेस्पायरेशन का रेट तो देखो दिन और रात दोनों समय में हो रहा है। लिविंग प्लांट सेल में जितनी जितनी भी लिविंग प्लांट सेल है वहां पे दिन और रात दोनों समय हो रहा है, लेकिन रेस्पायरेशन का रेट रात में बढ़ जाता है क्योंकि उस टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है, ठीक है। समझ में आया रेस्पायरेशन क्यों किया जाता है, कब किया जाता है और किस टाइम इसका रेट ज्यादा होता है? यस। क्या होता है रेस्पायरेशन, क्यों किया जाता है? What is the difference between exchange of gases and respiration? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में और रेस्पिरेशन में क्या फर्क है? खुद ही तुम टर्म से बताओ कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहां पे दो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है। ग्लूकोज कैसे बन रहा था? हमें एनर्जी मिल रही थी, सॉरी सॉरी, रमशा थी। हम, नहीं, उसका नेटवर्क खराब हो गया। हम हम क्या ले रहे थे, क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ले रहे थे, जिसके जिसके बाद हम लोगों को ग्लूकोज मिल रहा था। अब हमको ग्लूकोज को तोड़ना भी तो पड़ेगा एनर्जी के लिए। अब हमारे पास अगर ग्लूकोज है तो वो ब्रेक डाउन भी तो होगा। ह्यूमंस का केस छोड़ दो, अभी तो हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे पास जो ग्लूकोज है उसको हमें तोड़ना भी तो है अपनी सेल्यूलर एक्टिविटीज के लिए, जो भी सेल्स में एक्टिविटीज हो रही है उसके लिए इसको ग्लूकोज तोड़ना पड़ेगा, तभी तो इसको एनर्जी मिलेगी ना। तो ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन हो रहा है उसको हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहां पे एक गैस ले रही है और दूसरी गैस एग्जिट हो रही है, वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। समझ में आया रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बीच में डिफरेंस? यस मैम। बताओ अब क्या होता है? Exchange of gas is the process in which a gas is inhaled and other gas अरे is प्लांट्स exit. कैसे इनहेल करेंगे? प्लांट्स तो एक्सचेंज कर रहे हैं स्टोमेटा के थ्रू। प्लांट्स आर नॉट ह्यूमंस, दे डोंट बिहेव लाइक ह्यूमंस। सारे उनके जो प्रोसेस चल रहे हैं वो ह्यूमंस की तरह नहीं बिहेव कर रहे हैं। प्रोसेस के नाम वही है, काम वो वही कर रहे हैं, लेकिन उनका करने का तरीका तो अलग होगा ना। अब हम इनहेल कर रहे हैं, प्लांट्स नहीं इनहेल कर रहे हैं। क्यों हम लोग उन्हें एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्यों हम कह रहे हैं कि स्टोमेटा में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है? एक गैस जाती है, एक गैस एंटर करती है, दूसरी गैस बाहर आती है।
ठीक है, और रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, क्योंकि उन लोगों को क्योंकि उसमें से एनर्जी रिलीज होगी और उन लोगों को अपनी सेलुलर एक्टिविटीज जो हो रही है प्लांट्स में, उसके लिए उनको एनर्जी की जरूरत है। दिस प्रोसेस अकर्स कंटिन्यूसली बोथ डे एंड नाइट। ये प्रोसेस डे और नाइट दोनों में कंटिन्यू रहता है इन ऑल लिविंग प्लांट सेल्स, जितने भी प्लांट सेल्स लिविंग है। ड्यूरिंग, आगे अगर टिश्यू आएगा तो कुछ ऐसी भी प्लांट सेल्स होती हैं जो लिविंग नहीं होती हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स कंज्यूम ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन के समय प्लांट्स ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब ये असर्शन रीजन क्वेश्चन में आता है, तुम लोगों में असर्शन रीजन आता है? Yes. ये पॉइंट असर्शन रीजन का ही है, तुम लोगों को ये दे देगा असर्शन और रीजन कुछ दे देगा, वो अपने हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। असर्शन रीजन का ही ये पॉइंट है यहां से यहां तक। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स कंज्यूम ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एसेंशियल फॉर रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। अब देखो दो तरीके का होता है रेस्पिरेशन, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनोरोबिक रेस्पिरेशन। हम इसका वो लिख देते हैं, रुक जाओ, इसका इक्वेशन। ठीक है, अरे क्या होता क्या है? ठीक है, देखो ये वाला एक पैराग्राफ जो मैंने पढ़ाया प्रेजेंट रेस्पिरेशन इन प्लांट, समझ में आया? देखो रेस्पिरेशन और एक्सचेंज दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। ओके। Yes, ma'am. देखो अब एनारोबिक की लिख रहे हैं पहले। ये इक्वेशन लिख लेना, ठीक है? ये भी पूछ लो, तुम्हारा आईसीएससी बोर्ड है ना? No, ma'am. CBSC. अच्छा, फिर भी पूछ सकता है, सिर्फ इक्वेशन आती है। ग्लूकोज प्लस O2 प्लस CO2 प्लस H2O +30 +30 ATP। देखो अब इसमें कई सारे ऐसे टर्म्स है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये देख लो, इक्वेशन लिख लो, बाकी इसके बाद अगर इसमें कुछ ऐसा होता है समझाने वाला तो कल हम बताएंगे, ठीक है? आज टाइम्स अब आज का टाइम हो चुका है। और एक है एनारोबिक की डेफिनेशन, वो बहुत दिक्कत है इसमें। एनारोबिक लिख रहे हो तुम रसन? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है इस पे? लैक्टेट ये हम कल बताएंगे, लैक्टेट और एटीपी ये सब का मतलब, ठीक है? ठीक, क्लियर है इतना? इक्वेशन समझ में आ रही है? No, ma'am. इक्वेशन नहीं समझ में लिख लिया तुमने ये इक्वेशन दोनों, मतलब जो Ma'am, लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा है? एक्सप्लेन हम कल करेंगे। yes, लिखा हुआ समझ में आ रहा है? yes, ग्लूकोज +O2 CO2 H2O +30 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? yes, ma'am. और एनारोबिक की इक्वेशन क्या लिखी हुई है, ग्लूकोज प्लस लैक्टेट +2 ATP। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज जितना पढ़ा उतने में कोई डाउट?
आज, अरे नो मैम। ठीक है, लिख लो इसको। मैम लिख। लिख लिया। यस मैम। कौन कौन आ गया है? सारे बच्चे आ गए? मैम कैन आई लीव? सेवेंथ वाले? एक, हाँ ठीक है, सिर्फ टीचर क्लास एंड हो गई है। हाँ हाँ प्रशांत, सेवेंथ क्लास सेवेंथ एंड हो गई है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। यस सर, बाय।